आप सभी को नमस्कार। हम सभी लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत आने वाला सबसे पहला टॉपिक था, उस पर काम कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन बनाने के जो प्रक्रियाएं हैं अब उसको स्टार्ट कर लिया गया था, जिसमें एक क्वेश्चन ये एज अ होमवर्क दिए गए थे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डील कर दूं, उसके बाद फिर अनदर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि मैं सॉल्व करूं और आप लोग देखिए कि जो आपने सॉल्व किया है वह मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं। तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो देखिए, क्वेश्चन है लेट a and b be two numbers such that a and b minus a are co-primes and b plus a are co-primes। तो ये गिवन वैल्यू था। इसके आगे क्वेश्चन जो दिए गए थे उसमें ये था कि अगर ये कंडीशन को ये ए और बी फॉलो कर रहा है तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ये क्वेश्चन दिए गए थे। मैंने क्वेश्चन पूरे उतारे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर ही लिए होंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, जैसा कि मैंने हिंट्स दिया था आप लोगों को कि इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि ए और बी कुछ मान लिया जाए। तो ए और बी यदि मानना है तो ए और बी में किसका वैल्यू बड़ा और किसका छोटा माना जाए। तो बी में से चूंकि ए को घटाना है तो बी को ही बड़ा मान लेते हैं। तो मान लीजिए बी का मान 10, ए का मान 9 कर लेते हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने माना आप भी वही मानिए, बस ट्राई कीजिएगा कि ऐसा कुछ माना जाए जिससे कि बी और बी प्लस ए ये दोनों जब साथ में हो तो वो को प्राइम्स हो, मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 के अलावा कोई और मिले नहीं। तो उसी बात को ध्यान में रख के मैंने इसको माने हैं। अब चलिए देखते हैं कि कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहला कंडीशन है ये कि a और b माइनस a ये को प्राइम्स होना चाहिए। तो a क्या है 9 और उसके बाद b माइनस a, तो b में से a को घटाना है। 10 में से 9 गया 1। अब जरा बताइए ये को प्राइम्स है या नहीं। तो बिल्कुल है, 9 और 1 को प्राइम्स है। मैंने आपको बताया था कि को प्राइम्स कैसे फिगर आउट किया जाता है। तो चलिए एक कंडीशन तो फॉलो हो गया। अब दूसरा देखते हैं ये b और b प्लस ए, इसके बारे में देखते हैं कि यह जो है को प्राइम्स है या नहीं। तो b इज 10 और उसके बाद b प्लस ए। तो देखिए b प्लस ए 10 प्लस 9 इज 19। अब बताइए 10 और 19 ये को प्राइम्स है कि नहीं। बिल्कुल ये भी है, ये भी को प्राइम्स है, क्योंकि इन दोनों को और शॉर्ट फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर यहाँ 20 होता और ये 10 है, तब इसको 1,2 अगर रेशियो को दिमाग में रख के इस पर काम करते तो लिखे जा सकते, बट इसको नहीं लिखा जा सकता है। चलिए तो ये डेटा जो है यही देखिए अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। अब विकल्प पर गौर कीजिए। पहला विकल्प क्या है, b इज प्राइम। b इज प्राइम नहीं, b प्राइम तो नहीं है, तो ये गया। दूसरा a एंड b आर को प्राइम। a एंड b 9 और 10 को प्राइम, ये कुछ सही है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, उस हिसाब से सोचा जाएगा। तो ये अभी रहेगा ऐसे ही। आगे देखिए a इज प्राइम नो, कंपलसरी नहीं है। हो सकता है प्राइम मैं कर दूं, बट यहां जो माना गया है उस हिसाब से तो नहीं है। तो 9 ये भी कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, तो ये भी गया। और डी नंबर a एंड b आर नॉट को प्राइम, देखिए इसका सीधे नेगेटिव है। अब चूंकि a एंड b आर को प्राइम यहां ये साबित हो चुका था, तो ये तो क्लियर हो गया और ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर ही हों। जैसे इत्तेफाक से 10 और 9 जो मैंने माने, दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसके जगह पर एक कंपोजिट, एक प्राइम या ऊपर वाला को प्राइम, नीचे कंपोजिट, कोई इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे एक करके मैं देखता हूं। वैसे देखिए क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। अब जो हम लोग कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा काम है। जैसे कि मैं 9 ना लिख करके अगर मैं यहां 3 लिखता, तो देखिए ये क्या था, a कॉमा b माइनस ए। तो a के जगह पर मैं लिखता 3 और उसके बाद b माइनस ए, 10 माइनस 3 के जगह लिखता 7। देखिए 3 और 7 ये भी अभी भी को प्राइम है, करेक्ट, टिक लगा हुआ है। फिर अगेन देखिए दूसरा कंडीशन क्या था, उसको भी फॉलो करते हैं। b, तो b के लिए है 10 और उसके बाद b प्लस ए, 10 प्लस 3 13। तो देखिए ये भी को प्राइम है। तो देखिए इसमें ये कंपोजिट नंबर है बट ये प्राइम है, ये कंपोजिट है और ये प्राइम है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम हो, दोनों के दोनों कंपोजिट हो। ये बात जो है, ये चीज आपको समझना है कि दोनों के दोनों प्राइम हो, दोनों के दोनों कंपोजिट हो, ये कंपलसरी नहीं है।
लेकिन एक चीज कंपलसरी वो ये है कि जो भी आप यहां बी और ए मानिएगा वो आपस में तो को प्राइम जरूर होगा। मतलब यहां अगर मैं लिख दूं 10 a, b 3, 10 तो ये को प्राइम है। तो पिछला जो मैंने यहां पे एज्यूम किए थे, जो माने थे, वो 10 और यहां 9 था, जिसमें दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर थे। तो वही मैंने बताने के चक्कर में इसको जो है यहाँ पर अगेन मैंने लिखा। वैसे इतना सारा बातचीत करने की इस पर आवश्यकता थी नहीं, आप यदि शुरू वाला मामला समझ गए होंगे उससे भी ये क्वेश्चन डील हो गया होगा। ये बस मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए बता दिया कि एक ये बात भी है जिसको ध्यान में रखा जा सकता है। अब हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। हम सभी लोगों ने रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को उसके परिभाषा के स्तर पर समझ लिया था कि रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो। q मीन्स जो नीचे होता है, p के नीचे, डिनोमिनेटर। अब देखिए, जो अपरिमेय संख्या था उसके बारे में कहा गया था कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो ही अपरिमेय संख्या है, जिसके अंतर्गत आ गए थे √2, √3, पाई, ये सब जो है अपरिमेय संख्या कहलाए थे। अब देखिए, बात कुछ ऐसा है कि यदि हमें कोई वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में मिले, डेसिमल, तो उस स्थिति में कैसे पता करेंगे कि वह जो है वह रैशनल नंबर के अंतर्गत आएगा या इरैशनल नंबर के अंतर्गत? इसके बारे में भी इनडायरेक्ट वे में बातें वैसे की जा चुकी है, बट मैं अगेन कर देता हूं जिससे कि आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर जो होता है वो होता है दो टाइप के। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को ही हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, पता है ये बात हम सभी लोगों को। दूसरा होता है इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, रैशनल नंबर के अंतर्गत यदि डेसिमल के बेसिस पे बात करी जाए तो दो तरीके के आपको यहां पर पैटर्न देखने को मिलेंगे। एक तो वो कि पॉइंट के बाद जो अंक है वो कहीं पर जाकर के रुक जाएगा, वो कहीं पर जाकर के रुक जाएगा। जैसे कि 0.5 पॉइंट के बाद अंक तो है लेकिन इसके पीछे और कुछ नहीं है, यहीं तक है मामला। या 0.25 तो इसको कहा जाता है शांत। क्या कहा जाता है? शांत, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टर्मिनेटिंग। क्या कहा जाता है? टर्मिनेटिंग। तो जो पहला है वो तो है शांत आवर्ती, इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में आप टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल में मैं यही सब लिख देता हूं, यही 0.5 हो गया या 0.25 हो गया, 0.126 हो गया, या फिर 1.23 हो गया, 1.67 हो गया, 1.86 हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आपके क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग में कहलाएंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत, कि दशमलव के बाद 2 अंक तक गया, उसके बाद फिर आगे कुछ डेटा नहीं मिले, यहीं पर काम कंप्लीट हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गए, रिमाइंडर 0 आ गए। दूसरा जो आपको रैशनल में पैटर्न देखने को मिलता है वो मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग। वो क्या मिलता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है ये देखिए, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट ये रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट ये याद रखना है कि ये क्या होगा? रिपीटिंग होगा। मीन्स कि इस पर आप रैकरिंग लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? रैकरिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे यदि आप 1 में 3 से डिवाइड करो तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3333, ये बढ़ते जाता है। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी टर्मिनेट होगा नहीं, ये टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ ये अपने वैल्यूज को रिपीट करेगा। अब ये 3 को ही रिपीट करते जाएगा। अब जस्ट बिकॉज 3 ही केवल रिपीट होते आएगा, दैट इज द रीजन इसको हम लोग लिखते हैं 0.3, और जो रिपीट करेगा उसके ऊपर एक रैकरिंग लगा देंगे ऐसे। तो ऐसा जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी रैशनल के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। देखिए, इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाता है वो मैं अभी सिखा दूंगा आपको। अब ऐसे ही जितने भी संख्या होंगे ये सब एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। जैसे ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूं आपको, जैसे
2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट, ये बढ़ते जाएगा, कभी ये रुकने वाला नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 चूंकि रिपीट हो रहा है तो केवल रैकरिंग 2 3 पर दोनों पर डालेंगे। फिर अगला ऐसे हो सकता है 0.1 05 05 05 05 और इस तरीका से बढ़ा। अगर आप देखें तो दशमलव के बाद एक तो एक बार आया, लेकिन उसके बाद केवल 0505 आ रहा है। इसका मतलब एक रिपीट नहीं कर रहा है, तो जो रिपीट नहीं कर रहा है उसके ऊपर रैकरिंग नहीं रखते हैं। तो जो रिपीट कर रहा है उसको लिखिए और यहीं तक केवल रैकरिंग लिखना है। ये एक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक पर चढ़ा दीजिएगा रैकरिंग को, इसका मतलब 105 रिपीट करेगा। तो आपको इतना बात समझ में आया होगा कि जो रैशनल नंबर है इसको अगर डेसिमल के बेसिस पे बात करके क्लासिफाइड किया जाए तो एक आएगा टर्मिनेटिंग, जिसको कहते हैं शांत, जिसमें पॉइंट के कुछ अंक तक वैल्यू जाता है और वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं। दैट इज द रीजन उसको शांत कहते हैं। और टर्मिनेटिंग टर्म भी इसी के लिए यूज किया जा रहा है, जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है। अब यहां है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखिए ये जो है इर्रेशनल का क्या है कि इनके जो आपको डेसिमल फॉर्म मिलेंगे, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यहां भी नॉन टर्मिनेटिंग तो मिलेगा, बट वो नॉन रिपीटिंग भी होंगे। मतलब न टर्मिनेट होने वाला है ये, और न ही पैटर्न तो खैर व्यक्ति पकड़ लेता है कि मामला चल क्या रहा है, लेकिन अंक रिपीट नहीं होने वाले हैं। जैसे ये देखिए एग्जांपल आपका देखा हुआ होगा, जैसे मैं अगर लिख दूं 1.203 003 0003 00003। आई होप आपको याद आ रहा हो, जब मैंने सिखाए थे क्या अपरिमेय संख्या निकालना, इर्रेशनल नंबर फिगर आउट करना दो नंबर्स के बीच, तो वहां पर इसकी चर्चा की गई थी। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें यह बात क्लियर है कि यह कभी रुकने वाला है नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। बट द क्वेश्चन इज कि क्या अंक हूबहू जो पहले हैं वही रिपीट होते आ रहे हैं, जैसे इसमें आ रहे थे कि 2 3 है तो 2 3 2 3 ही लगातार आ रहा है। यदि मैं इसमें कहूं आपको कि ऐसा एक रैकरिंग लगा के बताइए, तो क्या यह लगाना पॉसिबल है? तो आप कहिएगा नहीं, इसमें लगाना पॉसिबल नहीं है। जैसे पाई का वैल्यू दूसरा, पाई का वैल्यू आपको पता होगा 3.14159, ये बढ़ते जाएगा। कौन सा नंबर आगे आने वाला है इसका कोई पैटर्न डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जो हो गए, ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आप p/q के फॉर्म में परिणत नहीं कर सकते हैं, जैसे इसका कर पाए। इसका जिस तरीके से हम लोगों ने कर दिए, 0.3 पर जो रैकरिंग है वो 1/3 होता है, ये बात सत्य है। तो जिस प्रकार इसका होगा इसका भी हो जाएगा, मैं अभी सिखाऊंगा आपको। इसका भी p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, बट इसका p/q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो कभी ऑब्जेक्टिव में यदि दिख जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल फॉर्म है वो किसके लिए होता है, तो वो होता है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो रिपीट करे वो किसके लिए होगा, रैशनल के लिए होगा। या सीधे टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या होगा, रैशनल के लिए होगा। अब इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखे जा सकते हैं, अब थोड़ा सा उस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब टाइटल है कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इन p/q फॉर्म। जो रिकरिंग डेसिमल है, जो लगातार रिपीट करते हैं, वैसे डेसिमल नंबर को p/q के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। आप धैर्य रखिएगा, मैं एक साधारण तरीका से, पहले तो बेसिक मेथड से मैं आपको वो चेंज करके बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और साधारण सा एक आपको ट्रिक देने वाला हूं, जिससे कि किसी का भी p/q फॉर्म जो आप हैं 2 से 3 लाइन में बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बट पहले वो नहीं बताता हूं मैं, पहले मैं आपको एकदम बेसिक बता देता हूं, ताकि आप केवल ट्रिक के भरोसे काम ना करें। तो मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन डिसाइड कर लेता हूं, जैसे कि मान के चलिए मैंने डिसाइड कर लिए कि 0.3 पर एक रैकरिंग डाल देते हैं, और इसके लिए लिखते हैं को p/q के फॉर्म में लिखे या कन्वर्ट करें, जो भी मन है आप लिख सकते हैं, मुझे बस सिखाना है। तो देखिए यहां
इसको कैसे करना है, सबसे पहले जो भी वैल्यू आपको दिया जाए उसको आप करो x मान लो। तो सपोज x इज इक्वल टू 0.3 पर रैकरिंग, और अब की बार रैकरिंग मत दो, 3 थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि दोनों तरफ, क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इक्वेशन के प्रॉपर्टीज के अनुसार इधर जितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही से इधर भी करना होगा। दोनों तरफ आप कोई ऐसे संख्या से गुना करो, बेसिकली ज़्यादातर वो 10 के मल्टीपल ही होते हैं, कि ये जो पॉइंट है जब शिफ्ट हो तो पॉइंट के पीछे वही सब अंक आवे जो ऊपर है। जैसे ऊपर पॉइंट के पीछे 3 है तो नीचे भी पॉइंट के पीछे 3 ही आए, तो इसमें ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 के अलावा कोई है नहीं। तो यहां पर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो ये आपका हो जाना है 10x। यहां 10 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.333, और इस तरीके से ये बढ़ते चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि इसको लिखना है 10x, और इसको आप प्लस के फॉर्म में लिखिए, 3 प्लस में 0 दशमलव और ये सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखा जा सकता है 3 + 0 अगेन 3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, और यहां से इक्वेशन 1 को उठा के इस जगह पर इसका पूरा जो वैल्यू x है उसको पुट कर देते हैं। तो यहां पर आ गया 10x इज इक्वल टू 3 + x। ओके, नाउ ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस, देन 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। अब 10x में से x गया तो 9x इज इक्वल टू 3। अब ये 3 से 9 को 3 टाइम्स कट कर दीजिए, अब 3 नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/3। और जरा बताइए x का वैल्यू क्या माने थे, x का वैल्यू ये माने थे, इसका मतलब 0.333 ये जो है इस पर रैकरिंग, इसका वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 1/3। आपको याद होगा कि अभी मैंने ये लिखे भी थे पीछे, जो आपको मैंने एक रैशनल और इरेशनल के लिए जो एक ब्रांच स्ट्रक्चर मैंने डेवलप किया था, तो उसमें ये मैंने लिखा था। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया हो कि कैसे बेसिक मेथड से इसको p/q के फॉर्म में चेंज किया जाता है। अब ऐसे ही जितनी भी संख्याएं हैं जो कि अपने ऊपर रैकरिंग को रखे हुए रहते हैं इस तरीके का, उसको p/q के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए ना कि यहां 0.3 नहीं होता, यहां पर क्या होता पता है, 0.23 और 2323 रिपीट करता, तो रैकरिंग चूंकि 2 अंक पर होते तो उसमें हम लोग 10 से गुना नहीं करते, इसमें मल्टीप्लाई करते 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करते और सेम मेथड लेकर के जाते और आंसर आ जाता है। ये बस मैंने आपको बता दिए, बट आपको ये मेथड एग्जाम में लगाना है नहीं। वाई? क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो जो मेथड लगाना है वो मेथड को मैं आपको बताता हूँ समझा करके, 1-2 क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा और बहुत बढ़िया से वो प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ सच में वो काफ़ी बेहतर है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, इन क्वेश्चन के साथ आपको मैं एक बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूँ p/q के फॉर्म में चेंज करने का। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है 0.3 के ऊपर रैकरिंग। इसको ही मैंने सबसे पहले इसलिए चुना क्योंकि जस्ट अभी इसका p/q का फॉर्म निकाले हैं। तो आप जांच कर लीजिएगा कि जो मैंने किए वो सही है या नहीं। तो देखिए, जब इस तरीके का सवाल हो तो जिसके ऊपर रैकरिंग है या दशमलव के पीछे जितने अंक हैं सबको जैसे का तैसे लिख दीजिए। तो 3 का 3 मैंने लिख दिए। अब जितने संख्या पर रैकरिंग होगा बटा में उतने संख्या में 9 लिख देना है। तो एक संख्या पर रैकरिंग था इसलिए 1 ठो 9 लिखे, हो गया आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, अगर ये करने लायक है तो 3 से 9 3 टाइम कट जाएगा, आंसर इज 1/3। अब याद कीजिए, जस्ट यही आंसर आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे देखते चलिए और बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखिए 29 है तो 29 पूरा का पूरा लिखना है, फिर बटा। अब बताइए कि ये रैकरिंग कितने अंक पर है, तो 2 संख्या पर है, 2 और 9, तो 2 ठो 9 लिख दीजिए। अब ये कट नहीं सकता है तो इतना ही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसको तीनों पर रैकरिंग है, पहले तो सबसे पहले जो अंक है वो लिख देना होता है, 126 बटा में 3 अंक पर रैकरिंग है तो बटा में 3 ठो 9 होगा। आई होप आपको इतना बात समझ में आया हो।
मैं एक बार फास्ट अगेन रिपीट कर देता हूं। देखिए 0.3 के ऊपर रैंक है तो जो अंक है वही लिखना है, जितने संख्या पर रैंक है उतनी संख्या में 9 डालना है। एक संख्या था तो 1 ठो 9, यहां देखिए 2 ठो संख्या है तो 2 ठो 9, और 3 संख्या था तो 3 पर 9, 3 ठो 9। अब देखिए यहां इसके लिए देखिए ये थोड़ा सा सीखने वाला है। 0.254 पर रैंकिंग, एक काम करते हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो होमवर्क कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप यहीं पर स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं और इसको सिखा देता हूं आपको। तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन हो तो इसमें क्या हो रहा है कि दशमलव के पीछे जितने अंक हैं सभी के ऊपर रैंकिंग है नहीं। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब है 0.25454, मतलब 54 लगातार रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए जो है वो तो पूरा का पूरा लिखना ही है 254। उसके बाद माइनस करना है, और माइनस किसको करना है, जिस पर रैंकिंग नहीं था। तो किस पर रैंकिंग नहीं था, 2 पर, तो 2 को माइनस कीजिए, और बटा में जितने संख्या पर रैंकिंग होता है उतने संख्या में 9 लिखते हैं। ये बात पिछला वाला रिपीट हो गया। और जिस संख्या पर रैंकिंग नहीं है, जितने संख्या पर उतना संख्या में 0 लिखते हैं। तो यहां पर 2 पर केवल रैंकिंग नहीं है तो यहां 1 ठो 0 लिखे। अगर और भी संख्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल और दूंगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 254 में से 2 जाएगा, 252/990। आप इसको कट करके छोटा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कर लीजिएगा। मैं फिलहाल सिखा देता हूं जो मुझे सिखाना है, वही देखिए। अब इसके लिए देखिए अगेन ये पूरा का पूरा लिखना है 306। अब देखिए जिस प्रकार यहां का यहां पूरा लिख लिए, अब यहां जिस पर रैंकिंग नहीं था उसको माइनस किए। अब बताइए इस पर रैंकिंग किस पर नहीं है, 30, तो इसमें से 30 को माइनस करेंगे। फिर बटा में जितना संख्या पर रैंकिंग होता है उतना संख्या में 9 लिखते हैं। यहां कितना संख्या पर रैंकिंग है, 1 पर, तो 1 ठो 9 लिखेंगे। और यहां देखिए 1 पर खाली बैठा हुआ था तो 1 0, यहां कितने खाली बैठे हैं, 2, तो यहां 2 ठो 0। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 306 में से 30 को जब घटाइएगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 300 में से 30 जाएगा 270, तो 276 हो जाएगा, 276, और बटा में 900। इसको भी काट करके आप जो है वैल्यू छोटा कर सकते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा, ये बात आपको समझ में आया होगा, ये इजीली आपको पकड़ में आ जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन ये कि सर अभी तक जितना भी आप बताए, आपके मन में हो सकता है ये सवाल आवे कि उसमें जितना भी था सब 0 पॉइंट में ही था। यदि 0 के पहले कोई अंक हो जो अशून्य हो, जो 0 ना हो, जैसे कि कोई बोल दे 1.2 के ऊपर रैंकिंग है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। फिलहाल इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो होमवर्क था उसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए थे और उसको खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, इजीली काम हो जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं जो अभी यहाँ पर क्वेश्चन बोला था वो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब चलिए देखिए, मान के चलिए कि क्वेश्चन जो पूछा गया P/Q के फॉर्म में चेंज करने को लेकर के, वो क्वेश्चन ये था 1.23 पर रैंकिंग। ऐसे भी तो पूछ सकता है, बोलेगा इसका P/Q के फॉर्म में बदलो। तो ऐसे केस में आप क्या करो, इसको 2 पार्ट में करना दो। 1.23 पर रैंकिंग को आप लिखो 1 + 0.23 पर रैंकिंग, हो गया। और बस इसका P/Q के फॉर्म में लिख के 1 से जोड़ देंगे, तो ये हो गया 1 + 0.23 के लिए देखिए 23 का 23, और 2 अंक पर रैंकिंग है इसलिए बटा में 9। इसके बगल में ऐसा कोई अंक नहीं है जिस पर रैंकिंग नहीं था, तो यहां 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 99 × 1 99, 99 + 23 122/99। दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन में कर देता हूं, देखिए। जैसे मुझसे कोई कहा 1.03 ऐसे करते हैं, 1 मिनट, 1.23 इस पर एक अब के बार रैंकिंग देते हैं, थोड़ा सा अलग किया जाए। तो देखिए इसके लिए इसको अगर कोई कहेगा कि फिगर आउट करो इन P/Q फॉर्म, तो मैं इसको लिखूंगा अगेन उसी तरीके से 1 + 0.23 के ऊपर रैंकिंग। ये 1 ऐसे ही रहेगा, अब इसको P/Q के फॉर्म में बदलेंगे, तो 23 का 23 लिखेंगे, माइनस जिस पर रैंकिंग नहीं था उसको माइनस करेंगे, फिर बटा में जिस पर रैंकिंग है उतना संख्या में 9 लिखेंगे, तो 1 पर रैंकिंग है तो 1 9, 1 बचा हुआ है तो 1 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर 90 यहां 90 हो जाएगा, प्लस 23 में से 2 जाएगा तो
21 बटा में 90, 90 में 21 जोड़िएगा 111 बटा में 90 आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सब बात समझ में आ गया हो। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बता दी, इसमें कुछ खास बात था नहीं वैसे। तो यदि क्वेश्चन पूछता भी कोई है तो 0 पॉइंट के बाद ही कोई अंक देकर के उसके ऊपर रैंकिंग दिए जाते हैं। तो ये सब मेथड आपको समझ में आया हो, ये महत्वपूर्ण है। यदि आपको थोड़ा भी डाउट फील हो रहा है तो अभी ही मौका है, थोड़ा सा बैक जाकर के आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी पर बेस्ट आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन पे अब बात करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम सभी लोगों ने पढ़ा उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन इजी है, तो क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन है बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x इक्वल टू 0.349999 बढ़ते जाएगा बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम एन इंटीजर। इसका सिंपल मतलब होता है कि किस छोटी प्राकृत संख्या से इस संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए, ये वाला वैल्यू को, जिससे कि आंसर इंटीजर बन जाए। आंसर क्या बन जाए? इंटीजर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा। तो ये काम में तो हम लोग माहिर हो चुके हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखते हैं 0.34 और जो रिपीट कर रहा था उसके ऊपर रैंकिंग लगा दीजिए। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो जो संख्या पूरा लिख देते हैं 349, फिर माइनस जिस पर रैंकिंग नहीं था उसको माइनस करते हैं, बटा में जितना संख्या पर रैंकिंग है उतनी संख्या में 9 डालिए, और जितना संख्या पर कुछ नहीं है उतना संख्या में 0 डालिए। 2 संख्या पर कुछ नहीं था तो 2 संख्या पर 0। अब जब हटाइएगा तो यह आएगा 315 बटा में 900। अब 900 आ गया तो देखिए अब ये आपका इसका पी बाई क्यू का फॉर्म है। अब इसको किससे गुना करें कि इंटीजर में चेंज हो जाए। आपको याद होगा इंटीजर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर 0 एंड ऑल नेगेटिव नंबर, उन सबको क्या कहते हैं, इंटीजर। तो आपके मन में आएगा कि सर देखिए यहाँ 900 तो है ही, जैसे ही 900 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ये से ये निपट गया और सीधे आंसर आ गया 315। तो आंसर क्या हो गया, 900। हो सकता है हड़बड़ी में ऐसे विचार आ जाते हैं, बट ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला है स्मॉलेस्ट। क्या बोला है? स्मॉलेस्ट। इसका मतलब है कि आपको जांच करनी पड़ेगी कि क्या इसको और छोटा किया जा सकता है क्या। तो देखिए मैं आपको विभाज्यता के नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बताऊंगा, और कुछ बातें हो सकता है आपको याद भी हो कि 3 से कोई कटे, इसका रूल ये होता है कि उनके सारे संख्याओं का योग यदि वो 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। तो इसको देखते हैं, ये तो 3 से कट जाएगा पक्की बात है। तो देखिए 3 और 1 4 5 9, मतलब ये 3 से कटेगा। तो 3 से काटिए तो 3 एकम 3, उसके बाद 315 को 3 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 105, या कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 900 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब देखिए अगेन ये कट रहा है, 5 और 1 6, मतलब 6 3 से डिविजिबल है तो ये फिर कटेगा। तो 3 से जब इसको आप काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15 35, और ये 3 से काटिएगा तो 100। अब देखिए दोनों 5 से कट रहा है, 5 सते 35, 5 गुने 20 100, तो ये कट करके आया 7/20, 7/20। अब देखिए इसको अगर इंटीजर में बदलना है तो इसको इंटीजर में बदलने के लिए किस संख्या से गुना करें ताकि इंटीजर में आ जाए। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 20, और 20 यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो 20 यहाँ पर अगर मैं लिख दूं तो 20 से 20 कट जाएगा और आंसर आपका 7 आ जाएगा, जो कि इंटीजर है। हमें स्मॉलेस्ट चूज करना था, दैट इज द रीजन हम सभी लोगों ने 900 को नहीं चुना और हम सभी लोगों ने किसको चुना, 20 को, ये। सो द आंसर इज 20। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, इजी क्वेश्चन था। तो ऐसा क्वेश्चन इस पर आ जाता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल है इफ द पॉइंट P एंड Q रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, P एंड Q रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, P इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और Q इसको, ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक छोटा सा फोटो मैं बना देता हूं, वैसे एग्जाम में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। इधर 0, इधर सारे नेगेटिव नंबर होंगे, इधर सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव से मतलब है तो पॉजिटिव पर चलिए। 0.7 है और ये 5 है, मतलब 7 वाला दूर मिलेगा, 5 वाला पहले मिल जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं 0.56, मान के चलिए यहां पर ये है,
और ये आपका बाद वाला नाम है तो वो क्या है Q, ये पॉइंट है Q। फिर यहाँ पर है P और ये है 0.73 जिसमें 3 पर रैक रिंग है, ठीक है। अब पूछा है कि इनके बीच का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का गैप बताना है, ठीक है। तो इसको समझिए। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन ऐसे है, ये 0 है, यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4। अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने P कहा और 4 को कहा मैंने Q, बताइए तो P और Q के बीच का गैप क्या होगा? तो आप गिनती कीजिएगा ऐसे 1, 2 और 3, तो 3 यूनिट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। दूसरा तरीका यह है कि दूर वाला जो पॉइंट है उससे पहले वाला को घटा लीजिए, तो 4 में से 1 गया, 4 - 1 = 3। दैट्स इट। ऐसे ही तो फिगर आउट करते हैं। सोच के देखिए ना, नंबर लाइन को एक सड़क मान लीजिए, ठीक है, और यहां पर मान के चलिए कोई जगह है, मान के चलिए कि ये कोई जगह है X नाम का, और ये X नाम की जगह से आप जा रहे हो Z नाम की जगह पर, और X से Z तक का जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर। और जब आप Y के बारे में पता किए कि Y कितना दूर है, तो Y X से Y तक का पता चला कि 10 किलोमीटर। तो यदि मैं आपसे कहूं कि X और Z के बीच का गैप क्या होगा, यहां से यहां तक का, तो आप क्या करोगे? इसका जो कोऑर्डिनेट है 30 और इसका जो कोऑर्डिनेट है 10, दोनों को घटा दोगे तो 30 - 10 = 20। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी दो पॉइंट के बीच का आपको गैप पूछे तो बड़ा वाला में से छोटा वाला वैल्यू को क्या कर लेना है? घटा लेना है, तब तक जब तक दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो। अब ये क्या होता है वो आगे बात करेंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि दो पॉइंट नंबर लाइन के सेंस पर अगर बात हो, अब नंबर लाइन तो एक्स एक्सिस ही होता है। देखिए ये एक्स एक्सिस ही तो है, वाई एक्सिस तो ऐसे होता है। तो एक्स एक्सिस के केस में कोई भी दो पॉइंट पर अगर हो, दो पॉइंट पर कोई वैल्यू दिया हुआ हो, उनके बीच का गैप पूछे तो बस ज्यादा में से कम को घटाना है। किसमें से किसको? ज्यादा में से कम को। तो चलिए अब इसको घटाना अगर है इसमें से इसको, तो सबसे पहले इसका हमें पी बाई क्यू फॉर्म तो पता होना चाहिए। तो इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा? देखिए 73 जैसे का तैसे माइनस जिस पर रैक रिंग नहीं उसको घटाते थे 7 और बटा में जिस पर रैक रिंग है उतने संख्या में 9 और जिस पर रैक रिंग नहीं है उसके लिए 0। तो ये आपका आ गया 73 में से 7 जब आप घटाइएगा तो हो जाएगा 67 बटा में 90। एक काम हो गया। अब जरा देखिए 67 सही मैंने किए हैं? नहीं 66 66। अब जरा देखिए यहाँ 0.56, इसके लिए आप लिखोगे 56 माइनस 5 घटाइएगा बटा में 1 है तो 9, एक अंक पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0। अब देखिए 56 में से 5 जाएगा तो 51 और बटा में 90। ठीक है, बात क्या हुई थी? ज़्यादा में से कम को घटाने का। ये है ज़्यादा, डबल टिक मार दिए, ये कम है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, इसीलिए जो गैप होगा या जो डिस्टेंस जो भी आप कहिए तो 66/90 माइनस ऑफ 51/90। दोनों 90 है तो एलसीएम 90 ही रह जाएगा। 66 माइनस 51, 66 में से 51 अगर गया तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 15/19। 15 से 90 6 बार में कट जाता है। आंसर इज 1/6। देखिए कहीं होगा 1/6। दिस इज द आंसर। तो इसके मूल लॉजिक ये थे कि जब भी दो पॉइंट के बीच में गैप पूछी जाती है, खासकर यदि वो दो पॉइंट नंबर लाइन पे हो, तो ज्यादा वैल्यू वाला में से कम वाला वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, जो होता है वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज रैशनल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब कि जो रेडियस है एक गोले का वो रैशनल है, परिमेय संख्या, जो कि होता ही है। मैक्सिमम केस में जो हमें रेडियस के वैल्यू दिए जाते हैं वो रैशनल नंबर ही होता है। तो कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब जो करेक्ट विकल्प है उसको चूज करने दो स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट वाला सवाल है ये 1 और 2। पहला स्टेटमेंट है इट्स सरफेस एरिया इज रैशनल, कि इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो रैशनल होगा। चलिए ठीक है, पहली बात। दूसरा इट्स वॉल्यूम इज रैशनल, इसका वॉल्यूम रैशनल होगा, मतलब इसका आयतन रैशनल होगा। तो पहला जो विकल्प है जिसको सेलेक्ट करने हैं वो कह रहा है कि 1 ओनली, कि पहला केवल विकल्प सही है, दूसरा केवल सही है, बोथ 1 और 2 एक और दो दोनों सही है। डी नाइदर 1 नॉर
2। न पहला स्टेटमेंट सही है और न दूसरा। तो इसको पॉज करके आप थोड़ा सोच सकते हैं कि होगा क्या। तो देखिए मैं आपको उत्तर बताता हूं। देखिए बात कुछ ऐसा है ना कि गोले के लिए, फॉर स्फेयर, गोले के लिए जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। याद कर लीजिएगा, आगे वैसे मेंसुरेशन में काम भी आएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, जहां r आपका रेडियस है, 4/3 और 4 ये सब तो कांस्टेंट, और पाई आपका वही 22/7 जिसको लिखते थे हम सभी लोग और अभी भी लिखते हैं, भले ये 22/7 के एग्जैक्ट बराबर हो या ना हो। अब सुनिए जरा, हमें पता है कि जो 4 है ये है रैशनल नंबर, नो डाउट। r बोल भी दिया है कि ये रैशनल है, तो इसका स्क्वायर भी रैशनल ही होगा। लगभग रैशनल नंबर का भी आप स्क्वायर करिएगा तो वो आपका रैशनल बन ही जाता है, ठीक है। अब आता है पाई, और हमें पता है कि ये जो पाई है ये है इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। और यही पूरा का पूरा काम चौपट कर दिया। मेरा कहने का अर्थ हुआ कि यह इर्रेशनल नंबर इन सब से मल्टीप्लाई करके पूरा को इर्रेशनल कर देगा। इसका मतलब एरिया तो आपका इर्रेशनल नहीं होगा, तो सरफेस एरिया इज रैशनल, ये गलत साबित हो गया। क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर जब रैशनल नंबर से गुना करता है तो जो उत्तर आएगा वो इर्रेशनल ही हो जाएगा। जैसे कि 2 रैशनल नंबर है और √3 इर्रेशनल नंबर है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 2√3, और ये 2√3 इर्रेशनल नंबर हो गया। तो आपको याद रखना है कि रैशनल नंबर इनटू ऑफ इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। तो ये तो गलत हो गया। अब यहां पर देखिए, इस लॉजिक से आप यहां भी काम कर ही लीजिएगा। देखिए r का वैल्यू कुछ भी क्यों ना डाल लीजिए, पाई का तो बारी आएगा ही गुना करने का, और जस्ट बिकॉज ये इर्रेशनल नंबर है तो फिर आपका जो वॉल्यूम है ये भी क्या आएगा? इर्रेशनल ही आएगा, और एरिया तो इर्रेशनल साबित हो ही गया था। इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी रैशनल आने वाला नहीं है। इसका मतलब न स्टेटमेंट 1 सही है न स्टेटमेंट 2 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो यह क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का लास्ट क्वेश्चन रहा। इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर टॉपिक होता है समाप्त, और यह बहुत ही आसान सवाल है। वैसे मैं एक सूचना और दे दूं कि अगले क्लास में कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से, और वो क्वेश्चंस आपको बताने के उद्देश्य से केवल नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि उन क्वेश्चंस को आप लोग एज अ टेस्ट लें। जितने भी मेरे द्वारा बातें बताए गए हैं उन सभी बातों पर आप ध्यान दें, एक बार रिवीजन करें, और सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके उन क्वेश्चंस को एज अ अटेम्प्ट करें जैसे कि टेस्ट में आप अपियर कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप मिला लीजिएगा कि आपका जो उत्तर है वो सही है या नहीं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं और आज का काम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इन चारों में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। पहला, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक न ही अभाज्य है और न ही भाज्य है। ये तो सही बात है, हमें गलत को चूज करना है, नॉट करेक्ट। तो ये तो आंसर होने से रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। अगला, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ये बात भी तो सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब अगला देखिए, इफ P क्रॉस Q इज इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। ये एक कंडीशन बताया गया कि अगर P और Q का गुना अगर सम संख्या आता है तो P और Q दोनों सम संख्या होंगे। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अब देखते हैं, आगे देख लीजिए, √2 इज एन इनरैशनल नंबर। अब ये तो पक्की बात है कि ये सही है कि √2 इरैशनल नंबर है, तो ये 3 नहीं होगा। मतलब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि जिसको सही उत्तर पता न भी होगा तब पर भी वो टिक लगा लेगा, इस बात से कि वो श्योर हो जाएगा कि A, B और D तो नहीं हो सकता है। अब इसको मैं साबित करके बताता हूं कि आपका जो उत्तर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C क्यों होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे? तो जरा मैं आपसे कहूं कि इवन नंबर बताइए तो कौन कौन है, तो आप कहिएगा सर 2, 4, 6, 8 और ऐसे ऐसे। मैं कहूंगा कि 2 को आप लिख सकते हो 2 × 1, 4 को लिख सकते हो 2 × 2, 6 को लिख सकते हो 2 × 3,
4 को लिख सकते हो 2 × 4 और ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब अगर ये सब के सब इवन नंबर है तो इसमें एक p होगा और एक q होगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो 2 आपका p हो गया, यहाँ 1 आपका q हो गया। यहाँ पर ये p है, यहाँ पर ये q है, यहाँ पर ये p है, यहाँ पर ये q है, यहाँ पर ये है p एंड ये q। कह रहा है कि p और q दोनों हमेशा सम संख्या हो। जरा बताइए इसको देख करके क्या ये सत्य है? पहला ही गड़बड़ हो गया। देखिए p तो सम संख्या है लेकिन क्या q सम संख्या है? नहीं, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। दोनों इवन हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ ये इवन, ये भी इवन, यहाँ देखिए ये इवन, ये भी इवन, लेकिन इवन और ऑड भी तो संभव है। तो दोनों इवन हो, p एंड q आर ऑलवेज इवन, ये बात करेक्ट नहीं है। तो इसी कारण से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो अगले क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 सवाल मैं सॉल्व करूंगा और उसके बाद जो स्टार्ट करी जाएगी उसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे फिगर आउट करते हैं, उस पर बातें की जाएगी।